वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का करंट अफेयर्स रिवीजन फॉर प्रीलिम्स 2021 में। इंटरनेशनल रिलेशंस के करंट अफेयर्स के रिवीजन का ये हमारा पहला लेक्चर है। आज के इस सेशन में हम सितंबर महीने के इंटरनेशनल रिलेशंस के करंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे। इस सेशन का फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल अब्राहम अकॉर्ड के बारे में है। इजराइल के जो प्राइम मिनिस्टर हैं और फॉरेन मिनिस्टर ऑफ यूएई और बहरीन, इन तीनों लोगों ने मिलकर बहुत ही हिस्टोरिक अब्राहम अकॉर्ड को साइन किया। ये पहला अरब इजरायली पीस डील होगी जो कि 26 सालों के बाद हो रही है। 26 साल पहले जो पीस डील साइन हुई थी वो जॉर्डन के साथ हुई थी, इजराइल की 1994 में। ठीक है, 26 साल तक कोई भी पीस डील साइन नहीं हुई है। इजराइल और अरब की कंट्रीज जो हैं इनके बीच में अक्सर तलखी रहती है जो कॉज है पैलेस्तीन का, उसको लेकर। चूंकि जो इजराइल है वो पैलेस्तीन की लैंड पर बसाया गया है हिस्टोरिकल एविडेंसेस के बेसिस पर कि पहले ज्यूस यहीं पर रहा करते थे, जिसके बाद जो पैलेस्तीनियंस थे उनका डिस्प्लेसमेंट हुआ। इसको लेकर अरब कंट्रीज ने नाराजगी जताई और 4 बार इजराइल के ऊपर हमला भी किया। हालांकि इजराइल इन चारों अरब इजराइल वॉर्स में ताकतवर साबित हुआ। इंडिया पैलेस्तीन के कॉज को लेकर हमेशा से सिंपैथेटिक रहा है और उसने पैलेस्तीनियन कॉज का समर्थन किया है। यद्यपि इजराइल के साथ भी इंडिया के संबंध काफी अच्छे रहे हैं। अरब कंट्रीज की दुश्मनी हमेशा से इजराइल के साथ रही है, इससे इंडिया को भी अरब कंट्रीज के साथ रिलेशंस को बैलेंस करने में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती रही है। तो अगर अरब कंट्रीज और इजराइल के बीच में संबंध अच्छे होते हैं तो ये डेफिनेटली इंडिया के लिए एक अच्छी बात होगी। मतलब हमें अपने रिलेशंस को बैलेंस करने में ज़्यादा आसानी होगी। ये जो अकॉर्ड है इसके मुताबिक यूएई और बहरीन ये अपनी एम्बेसीज को स्टैब्लिश करेंगे इजराइल में और अपने एम्बेसडर्स को भी एक्सचेंज करेंगे, कोऑपरेट करेंगे इजराइल के साथ कई सारे एरियाज में, लाइक टूरिज्म, ट्रेड, हेल्थ केयर और सिक्योरिटी। इन मुद्दों पर अगर कोऑपरेशन बिल्डअप होता है, देखिए अभी तक डिप्लोमेटिक रिलेशंस इजराइल के केवल 2 देशों के साथ रहे हैं, इजिप्ट के साथ और जॉर्डन के साथ। अब इन 2 और देशों के साथ अगर रिलेशन स्टैब्लिश हो जाएंगे जैसे कि यूएई और बहरीन, तो फिर जो प्रेजेंस है, वो जो लेजिटिमेसी है इजराइल की, वो थोड़ी और स्ट्रांग होगी अरब कंट्रीज के बीच में। लोकेशन देखिए, ये यूएई की लोकेशन है, यहाँ पर बहरीन है, एक आइलैंड नेशन है, और यहाँ पर आपको डार्क रेड कलर में इजराइल दिख रहा है। अब ऐसा नहीं है कि अगर यूएई और बहरीन इस बात पर राजी हो गए कि वो इजराइल के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन स्टैब्लिश करेंगे तो उन्होंने कोई शर्त नहीं रखी है। उन्होंने शर्त रखी है, ये जो एग्रीमेंट है वो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतान्याहू ने इस बेसिस पर इसको फाइनल किया गया है कि जो बेंजामिन नेतान्याहू हैं वो वेस्ट बैंक का जो हिस्सा है उसे एनेक्स नहीं करेंगे। वेस्ट बैंक को लेकर पैलेस्तीन और इजराइल के बीच में काफ़ी लंबे समय से संघर्ष चलता रहा है। वेस्ट बैंक को इजराइल और पैलेस्तीन दोनों ही क्लेम करते हैं और इजराइल थोड़े थोड़े हिस्से पर कैप्चर करने का प्रयास करता है। यद्यपि अब इजराइल इस बात को लेकर सहमत हो गया है कि वो वेस्ट बैंक के किसी भी हिस्से पर कब्जा नहीं करेगा, और यही कारण है कि यूएई और बहरीन अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस इजराइल के साथ स्टैब्लिश करने को राजी हो गए। हालांकि पैलेस्तीनियंस को इस बात से नाराजगी होगी, ये बहुत ही स्वाभाविक है, वो इस बात को लेकर अपसेट हैं। इनफैक्ट उन्होंने यूएई के इस डिसीजन को ट्रीजन भी कहा, मतलब धोखेबाजी कही। इसके पहले जो एग्रीमेंट्स हुए हैं, पीस डील साइन हुई हैं, वो देखिए इजिप्ट की पीस डील साइन हुई थी 1979 में, जब 4th अरब इजराइल वॉर हुआ था तो इजराइल ने सिनाई पेनिनसुला पर कब्जा कर लिया था। ये जो एरिया है ये सिनाई पेनिनसुला का है। देखिए यहाँ पर देखिए, ये इजिप्ट है, ये एरिया सिनाई पेनिनसुला का है, इस पर इजराइल ने कब्जा कर लिया था। तो सिनाई पेनिनसुला लौटाने की शर्त ही यही थी कि इजिप्ट इजराइल को रिकॉग्नाइज करेगा और डिप्लोमेटिक रिलेशन स्टैब्लिश करेगा। इजिप्ट इस बात पर एग्रीड हो गया था, तो ये रिलेशंस इजिप्ट के स्टैब्लिश हुए थे। फिर 1994 में जॉर्डन ने भी पीस पैक्ट साइन कर लिया था। जो अगला आर्टिकल हमारा अक्सा से रिलेटेड है, मतलब कि एक्विजिशन एंड क्रॉस सर्विस एग्रीमेंट। ये एग्रीमेंट इंडिया और जापान के बीच में हाल फिलहाल में साइन किया गया है। ये एक प्रकार का लॉजिस्टिक एग्रीमेंट है आर्म्ड फोर्सेस के बीच में, मतलब कि आर्म्ड फोर्सेस दोनों देशों की कोऑर्डिनेट कर सकें। किसी भी चीज़ की अगर लॉजिस्टिक सपोर्ट के अंदर कुछ भी कमी लगे, खाने पीने के कुछ कमी आ गया है, तो इन सब जगहों पर सर्विसेज और सप्लाई में बातचीत कर सके, एक दूसरे को प्रोवाइड कर सके। इसी तरीके से इंडिया का ऐसा क्रॉस सर्विस एग्रीमेंट बहुत सारे दूसरे देशों के साथ भी है, जैसे कि यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, ओमान और सिंगापुर। इसमें एक बात का ध्यान देना यह होता है कि इसमें कभी भी आर्म्स और एम्यूनिशंस की सप्लाई की बात नहीं होती है। इसमें सिंपल आर्म्ड फोर्सेस हैं तो उनका खाने पीने का ध्यान देना, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, या कभी किसी को एयरलिफ्ट करना है, पेट्रोल की कमी हो गई किसी को पास,
या फिर क्लोथिंग से रिलेटेड, कम्युनिकेशन में, मेडिकल सर्विसेज में, ऐसे जो हमारे आर्म्स और एम्यूनिशन से रिलेटेड नहीं है, मतलब लड़ाई झगड़े से बात नहीं हो रही है, बस हम मैरीटाइम कोऑपरेशन को चलते या फिर हम कुछ नेवल एक्सरसाइज कंडक्ट करना चाहते हैं, उन सभी टाइम पीरियड में अगर कोई भी हेल्प की डिमांड की जाएगी सामने वाले देश के द्वारा, तो जिन दो देशों के बीच में ऐसे एग्रीमेंट साइन होते हैं वो एक दूसरे की हेल्प करते हैं। मतलब कि बायलैटरल ट्रेनिंग एक्टिविटीज हो रही हैं, वहां पर जाएंगे। अगर मान लो यूएन पीस कीपिंग ऑपरेशंस हैं तो वहां पर दोनों कन्वर्ज होकर अपना डिसीजन देंगे। इंटरनेशनल रिलीफ की बात होती है ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पर, तो वहां पर अपने म्यूचुअली एग्रीड एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करेंगे। एक्विजिशन एंड क्रॉस सर्विसिंग एग्रीमेंट का ड्यूरेशन आगे आने वाले 10 साल तक रहेगा, ये फोर्स में रहेगा 10 साल तक, और उसके बाद भी अगर किसी ने मना नहीं किया कि हम इस एग्रीमेंट से अब बाहर आना चाहते हैं तो ये और 10 साल तक एक्सटेंड हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि वो क्रेडिट कार्ड का हम अमेजॉन प्राइम का सब्सक्रिप्शन लेते हैं कि एक महीने का सब्सक्रिप्शन लिया अगर, तो दूसरे महीने में बताना पड़ता है कि भाई सब्सक्रिप्शन नहीं चाहिए, अगर नहीं बताएंगे तो ये अगले महीने भी कंटिन्यू हो जाएगा। उसी तरीके से समझ लो ये एक महीने की जगह 10 साल का एग्रीमेंट है। ठीक है, इंडिया और जापान के बीच में कुछ डिफेंस एक्सरसाइजेस होते हैं जिसका नाम आपको पता होना चाहिए, जैसे कि जिमेक्स एक प्रकार का नेवल एक्सरसाइज है, शिन्यू मैत्री एयरफोर्स एक्सरसाइज है, धर्मा गार्डियन मिलिट्री एक्सरसाइज है, और मालाबार एक्सरसाइज आप सभी को पता है कि यूएस, जापान और इंडिया का ट्राइलेटरल एक्सरसाइज है। अगला आर्टिकल हमारा अरब लीग से रिलेटेड है। हाल फिलहाल में इजराइल ने जो यूएई और बहराइन के साथ डील किया था, उसके प्रोटेस्ट में पैलेस्टीन ने अरब लीग को क्विट कर दिया है। अरब लीग की बात करें तो ये एक प्रकार का अफ्रीकन और एशियन कॉन्टिनेंट्स के बीच में रीजनल मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। ये ऐसे देश का समूह है जो कि अरबिक भाषा बोलते हैं। सिर्फ अरबिक ही नहीं बोलते होंगे, बोलते और भी चीज़ें होंगे, लेकिन अरबिक भाषा भी बोलते हैं। 1945 में इसको फॉर्म किया गया था। बेसिक मकसद इसका यही था कि हम जितने भी इसके मेंबर कंट्रीज़ हैं उनके अंदर इंडिपेंडेंस, सोवेरेनिटी और उनके इंटरेस्ट को प्रमोट करेंगे। इसके अंदर 22 मेंबर कंट्रीज़ हैं और 4 ऑब्जर्वर कंट्रीज़ भी हैं, जिनमें से एक इंडिया भी है। इनके अलावा ब्राज़ील, एरिट्रिया और वेनेजुएला भी 4 ऑब्जर्विंग कंट्रीज़ हैं। अरब लीग का मिशन जो है वो इस रीजन में ट्रेड और इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करना है, साथ ही साथ यहाँ की सोवेरेनिटी पर ध्यान देना है और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को भी मेंटेन रखना है। अगला आर्टिकल हमारा बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट बेका से रिलेटेड है। यूएसए हाल फिलहाल में ये चाहता है कि इंडिया बेका पर साइन कर दे, और बेका जो है इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भी है। जैसे कि अभी डोकलाम विवाद आप लोग न्यूज़ में देख रहे थे इतने दिन से, उन लोगों ने अगर अपना मिलिट्री बेस बनाया इस रीजन में तो इंडिया को बहुत देर बाद पता चला। अगर बेका जैसे एग्रीमेंट को इंडिया और यूएस के बीच में साइन हो जाता है तो इससे ये होगा कि हमारे पास पिन पॉइंट मिलिट्री एक्यूरेसी आ जाएगी। मतलब कि कोई भी क्रूज है या फिर कोई भी बैलिस्टिक मिसाइल है, वो कहीं पर भी किसी भी देश वालों ने अगर इंडिया के खिलाफ यूज़ करना है या फिर कहीं पर भी उन्होंने इसका इस्तेमाल करने की सोची भी, मतलब इनको इंडक्ट किया इन्होंने, या फिर कुछ भी मिलिट्री मोशन देखने को मिलता है, तो उसका पिन पॉइंट मिलिट्री एक्यूरेसी के साथ हम लोग बेका प्रोग्राम के अंदर में देख सकते हैं। मतलब कि ये कुछ इस तरीके से जियो स्पेशियल मैप्स का यूज़ करता है जो कि सैटेलाइट की मदद से बहुत ही क्लियर पिक्चर देता है। साथ ही साथ बेका जो है ना, वो हमारे यहाँ यूएसए और इंडिया के बीच में एक अनमैन्ड एरियल व्हीकल है प्रीडेटर बी, इसको भी एक्वायर करने की बात चल रही है। उसका आप प्रीकर्सर मान सकते हैं कि प्रीकर्सर स्टेज में बेका साइन करने की बात हो रही है। यूजुअली अमेरिका के अंदर ऐसे 4 फाउंडेशनल मिलिट्री कम्युनिकेशन एग्रीमेंट्स होते हैं। एक है बेका और 3 है जी सोमिया, लिमुआ और सिस्मुआ। लिमुआ सिस्मुआ के बारे में आप लोग यूजुअली सुनते होंगे। फिलहाल हम आपको ये बता दें कि ये जो फोटो आप देख रहे हैं ये है प्रीडेटर बी। ये एक प्रकार का अनमैन्ड एरियल व्हीकल है जिसके पास एनिमी को टारगेट करने का एक्यूरेट स्ट्राइक होता है। मतलब कि ये एक्यूरेटली एनिमी को टारगेट करके उनको लॉक कर सकता है। इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी के लिए भी ये एक क्वेश्चन मार्क बन रहा है, क्योंकि देखिए डेटा का आदान प्रदान होता है जब भी हम लोग ऐसे एग्रीमेंट को साइन करते हैं। इसीलिए इंडिया के लिए थोड़ा खतरा का बात भी है कि यूएस के पास कुछ इन्फॉर्मेशन जा सकती है। लेकिन चूंकि हमारे आसपास के कंट्रीज़ जो हैं वो इंडिया के लिए थोड़े से मतलब आप बोल सकते हैं कि फ्रेंडली नहीं है, तो इसलिए ये एग्रीमेंट इंडिया के लिए थोड़ा फ़ायदेमंद हो सकता है। बात करते हैं सबसे पहले जी सोमिया की, जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट। ये हमारे मिलिट्रीज़ के बीच में इंटेलिजेंस जितनी भी गैदर करते हैं उनको शेयर करने की बात करता है। इंडिया ने इसको 2002 में साइन किया था, और जी सोमिया का एक एक्सटेंडेड वर्जन है जिसका नाम है ISA इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी एनेक्स। ये 2019 में जब इंडिया और यूएस के बीच में 2+2 डायलॉग हो रहा था तब इन दोनों ने इसको साइन किया था। ISA एक प्रकार का सेम इसी फीचर के साथ वो करता है कि मिलिट्री इंफॉर्मेशन
जो भी क्लासिफाइड मिलिट्री इंफॉर्मेशन है उनको एक दूसरे से एक्सचेंज करना, प्रोटेक्शन के साथ, ऐसा नहीं कि कहीं लीक कर दिया, जिससे कि इंडिया और यूएस दोनों के डिफेंस इंडस्ट्रीज को सपोर्ट मिल सके। बात करते हैं लिमोआ और सिस्मोआ की भी। लिमोआ की बात करें तो ये लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ अंडर एग्रीमेंट है। लिमोआ के अंदर क्या होता है कि हम लोग एक दूसरे के जो भी ऐसे मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स हैं, वॉरशिप्स हैं, उनको हम लोग बर्थिंग फैसिलिटीज़ देते हैं, या फिर उनका फ्यूल खत्म हो गया तो हमने फ्यूल पहुंचा दिया उनको, लॉजिस्टिक सपोर्ट्स, खाने पीने का राशन पानी खत्म हो गया तो वो हमने पहुंचा दिया। इसमें कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि अगर किसी सामने वाले देश ने किसी दूसरे देश पर आक्रमण किया तो हम उसका समर्थन के साथ आगे बढ़ जाएंगे, नहीं। ये केवल लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, तो केवल लॉजिस्टिक्स का ही आदान प्रदान होगा। अगर हम बात करते हैं सिस्मोआ की, ये है कम्युनिकेशन इंटर ऑपरेबिलिटी एंड सिक्योरिटी मेमोरेंडम एग्रीमेंट। इसके चलते क्या होता है कि हम लोग टेक एवियोनिक्स के मदद से हम लोग कम्युनिकेशन और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को एनक्रिप्ट कर सकते हैं, एक दूसरे से हम लोग डेटा शेयर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर भी एक विवाद चल रहा था कि इंडिया का एक कंसर्न था कि इंडिया के जितने भी वॉरशिप्स, एयरक्राफ्ट जहाँ पर भी इस टाइम प्लेस्ड हैं वो तो यूएसए ऐसे ही पता लगा लेगा फिर, लेकिन फिर भी इंडिया के अदर इंटरेस्ट भी हैं, इसीलिए इंडिया भी शुरुआती दौर में तो बेका के लिए अनविलिंग था, लेकिन चूंकि अब अमेरिका इस बार पे जोर दे रहा है और इंडिया की कुछ ऐसी स्थिति भी है, तो शायद हो सके कि आगे आने वाले समय में बेका को भी इंडिया और यूएस के बीच में साइन होता हुआ हम देख सकें। आर्टिकल है वो CICA और सार्क के बारे में है। हाल ही में सार्क के फॉरेन मिनिस्टर्स की जो मीटिंग होती है उसे कंडक्ट किया गया। अपार्ट फ्रॉम दैट CICA के मेंबर्स की मीटिंग हुई, दैट स्टैंड्स फॉर कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरैक्शन एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स इन एशिया। इसकी और सार्क के फॉरेन मिनिस्टर्स की जो मीटिंग हुई है वो वर्चुअल मैनर में हुई है। हाल फिलहाल में जो भी मीटिंग्स हो रही हैं वो वर्चुअल मैनर में ही हो रही हैं। कोविड की वजह से फिजिकल मीटिंग पॉसिबल नहीं हो पा रही है। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि CICA है क्या, जिसकी वर्चुअल मीटिंग अभी हाल ही में हुई। CICA ये एक प्रकार का इंटर गवर्नमेंटल फोरम है जहां पर पीस, सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी को इनहेंस करने की कोशिश की जाती है। सभी देशों के बीच में कोऑपरेशन को इनहेंस करके, कहां पर, किस रीजन में, एशिया में, क्योंकि ये जो इंटर गवर्नमेंटल फोरम है ये एशिया स्पेसिफिक है, तो यहाँ पर जो बातें की जा रही हैं वो एशिया के लिए की जा रही हैं। सभी जो लोकेशंस हैं वर्ल्ड की उनके लिए नहीं की जा रही हैं। जो की आइडिया है इस कॉन्फ्रेंस का वो ये है कि हम प्रायोरिटी देंगे, प्राथमिकता देंगे किसे, इनडिविजिबिलिटी ऑफ सिक्योरिटी को। इनडिविजिबिलिटी ऑफ सिक्योरिटी एक कॉन्सेप्ट है, मैं आपको इसके बारे में बता देता हूं। ये कहता है कि जो सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट है या जो फिनोमेना है वो अलग नहीं हो सकता एक देश से दूसरे देश के लिए। जैसे अगर सी रूट सेफ नहीं है, वहां पर पायरेसी हो रही है, तो जो पायरेट्स हैं वो किसी के रिश्तेदार तो है नहीं कि वो इंडिया के शिप्स को लूटेंगे और पाकिस्तान के शिप्स को नहीं लूटेंगे, या सऊदी अरेबिया के शिप्स को लूटेंगे और ओमान के शिप्स को छोड़ देंगे, वो तो किसी के रिश्तेदार नहीं है। अगर खतरा है तो सभी के लिए है। सेम विद टेररिज्म, आतंकवादी किसी के सगे नहीं होते, वो हमले करेंगे तो वो कहीं भी करेंगे। तो कुल मिला के जो इनडिविजिबिलिटी ऑफ सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट है वो ये बोलता है कि कोई भी एक देश सोलली अपनी सिक्योरिटी को इंश्योर करने की कोशिश करेगा तो उसे प्रॉब्लम होगी। मतलब सिक्योरिटी को कलेक्टिवली इंश्योर किया जाए, क्योंकि जो सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट है या जो फिनोमेना है हम उसे अलग अलग नहीं कर सकते। और इसी कॉन्सेप्ट को आधार बनाकर CICA को स्टैब्लिश किया गया। इनडिविजिबिलिटी ऑफ सिक्योरिटी ये की कॉन्सेप्ट है CICA का। होपफुली आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, इनडिविजिबिलिटी ऑफ सिक्योरिटी। देखिए, ये एक प्रकार का जॉइंट इनिशिएटिव है जहां पर स्मॉल और लार्ज स्टेट्स आपस में इंटरैक्ट करते हैं म्यूचुअल बेनिफिट्स के लिए। कुछ ऐसे काम किए जाएं जिससे कि सभी लोगों को फायदा हो, पूरे एशिया में पीस और सिक्योरिटी को एनहेंस किया जा सके। इसका जो सेक्रेटेरिएट है वो नूर सुल्तान में है, कजाकिस्तान में। हिस्ट्री यानी कि इसका बैकग्राउंड क्या है, देखिए CICA की जो फर्स्ट प्रपोज्ड मीटिंग थी उसे कन्वीन किया गया था 1992 में। कजाकिस्तान के या रिपब्लिक ऑफ कजाकिस्तान के जो पहले प्रेसिडेंट थे उनके द्वारा 47th सेशन जो UNGA यानी कि यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली का जो कंडक्ट हुआ था उस दौरान। राइट नाउ इसमें 27 मेंबर्स हैं, वो एशिया के हैं। इसकी मेंबरशिप के लिए ज़रूरी होगा कि वो देश जो इसकी मेंबरशिप अवेल कर रहा है उसका थोड़ा बहुत हिस्सा एशिया में होना चाहिए। जो नेशंस हैं जो इसके मेंबर्स हैं 2000 कुछ एक के नाम यहाँ पर लिखे गए हैं, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, कंबोडिया, चाइना, इजिप्ट, इंडिया, जापान, इंडोनेशिया, USA, इन्हें ऑब्जर्वर नेशन का दर्जा दिया गया है। रिपब्लिक ऑफ तजाकिस्तान जो है
वो CICA का चेयरमैन है 2018 से 2020 के बीच के लिए। सेक्रेटेरिएट कजाकिस्तान में है और अभी जो चेयरमैनशिप है वो तजाकिस्तान के पास है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पर एक मैप है जहाँ पर आपको दिखाया गया है कि कौन से नेशंस ऐसे हैं जो CICA के मेंबर हैं, और जो ग्रीन कलर में आपको नेशंस यहाँ पे दिख रहे हैं, दीज आर कंट्रीज जिनको ऑब्जर्वर स्टेटस दिया गया है, और जो यहाँ पर डार्क स्काई ब्लू कलर की कंट्रीज हैं ये सभी लोग इसके मेंबर्स हैं। ठीक है, अब बात करते हैं सार्क के बारे में। वैसे तो इसके बारे में आप मल्टीपल टाइम्स कहीं ना कहीं पढ़ ही चुके होंगे। ये एक रीजनल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, जियोपॉलिटिकल यूनियन है साउथ एशिया के लिए। 1985 में ढाका में इसे फाउंड किया गया था। सेक्रेटेरिएट नेपाल के काठमांडू में है। 8 मेंबर्स हैं इसके। अफगानिस्तान जिसने 2007 में ज्वाइन किया था। इसके अतिरिक्त भूटान, बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका और मालदीव्स भी इसके मेंबर हैं। सार्क के महत्व की बात करते हैं, इंपॉर्टेंस की बात करते हैं। ये 3% वर्ल्ड का एरिया कंप्लीट करता है, कवर करता है। 21% वर्ल्ड की पॉपुलेशन, बिकॉज इंडिया की मेंबरशिप है तो पॉपुलेशन का रेशियो अपने आप ही बढ़ जाएगा। 3.8% ग्लोबल इकॉनमी कवर करता है, यानी कि 2.9 ट्रिलियन। इंडिया की इकॉनमी ही काफ़ी बड़ी है। ठीक है, अभी हाल फिलहाल में मतलब 2016 के बाद से जो सार्क है वो मोरलेस डॉर्मेंट कंडीशन में है, अच्छी तरीके से फंक्शन नहीं कर रहा है बिकॉज ऑफ पाकिस्तान स्टांस ऑन टेररिज्म। उसकी वजह से सभी देशों में नाराज़गी है और ये एक्टिवली फंक्शन नहीं कर पा रहा है। अगला आर्टिकल हमारा डिफेंस टेक्नोलॉजीज एंड ट्रेड इनिशिएटिव से रिलेटेड है। DTTI अपने आप में ना ही कोई लॉ है ना ही कोई ट्रीटी है। ये DTTI के अंदर में इंडिया और US के जो भी सीनियर लीडर्स हैं वो एक प्लेटफॉर्म पे मिलते हैं और वो लोग ये बात करते हैं कि हम इस फ्लेक्सिबल मैकेनिज्म के ज़रिए हम लोग कभी भी बायलैटरल डायलॉग को टूटने नहीं देंगे, हम हमेशा बातचीत करते रहेंगे। और डिफेंस टेक्नोलॉजीज़ के कॉपरेशन में अगर कोई भी बाधाएं आती हैं या फिर कोई चैलेंजेस आती हैं या फिर कोई हमारे लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है तो उन पे हम एक साथ बात कर सकें, इसी के लिए DTTI मीटिंग होती है और ये 2012 से होती आ रही है। इसका मेन एम यही है कि हम इंडिया और US बिजनेस टाइज को और अच्छे से बढ़ाएं, साथ ही साथ हमारे यहाँ जो भी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है उसके हम नए एरियाज़ को एक्सप्लोर करें। साथ ही साथ इंडिया के अंदर जो हाल फिलहाल में डिफेंस इंडस्ट्री बेस बनाने की बात चल रही है उसको भी और मजबूत करने की बात डिफेंस टेक्नोलॉजी एंड ट्रेड इनिशिएटिव के अंतर्गत होता है। अब इसमें होता यूँ है कि इंडिया से सेक्रेटरी फॉर डिफेंस प्रोटेक्शन और इसी तरीके से यूनाइटेड स्टेट्स से अंडर सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस फॉर एक्विजिशन एंड सस्टेनमेंट के लोग मिलते हैं और इन पे चर्चा करते हैं। आर्टिकल जिबूती कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में है। इंडिया ने अभी हाल ही में जिबूती कोड ऑफ कंडक्ट को एज ऑब्जर्वर ज्वाइन कर लिया है। इसे जेडाह अमेंडमेंट के नाम से भी जाना जाता है। सबसे पहले तो आप जिबूती की लोकेशन देख लीजिए। देखिए, ये है अफ्रीका, यहाँ पर है सोमालिया और ये है जिबूती। ठीक है, एक छोटी सी कंट्री है। यहाँ पर देखिए जिबूती के नॉर्थ में आपको रेड सी मिलेगा और ईस्ट में गल्फ ऑफ एडन मिलेगा। जिबूती की लोकेशन काफ़ी स्ट्रेटजिक है बिकॉज इसी के नज़दीक से होकर एक बहुत बिजी सी रूट जाता है। स्टेट ऑफ बाब एल मंदाब बिल्कुल जिबूती के पास में है। यहाँ पर देखिए स्वेज कनाल है। स्वेज कनाल जो है यहाँ से स्वेज कनाल जो है वो मेडिटेरेनियन सी को रेड सी से जोड़ता है। मतलब जो यूरोप का पूरा ट्रेड है वो इस स्वेज कनाल को क्रॉस करते हुए रेड सी में आता है और रेड सी से होते हुए ये स्टेट ऑफ बाब एल मंदाब से गुजरते हुए गल्फ ऑफ एडन में आता है और फिर ये इंडियन ओशन में एंटर करता है। तो एक बहुत ही बढ़िया सा सी रूट है जो जिबूती के नज़दीक से होकर गुजरता है। दैट्स वाई जिबूती की लोकेशन काफ़ी स्ट्रेटजिक। तो देखिए ये जो जिबूती कोड ऑफ कंडक्ट है ये क्या है? ये ग्रुपिंग है। मैरीटाइम मैटर्स पर यहाँ पर बातचीत होती है। उद्देश्य इस ग्रुपिंग का ये है कि जो पायरेसी और आर्म्ड रॉबरी की जाती है शिप्स की, जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि रेड सी से होते हुए एक बहुत ही बिजी सी रूट है जो जिबूती से होकर गुजरता है स्टेट ऑफ बाब एल मंदाब से। तो यहाँ से जो शिप्स गुजरते हैं कई बार पायरेट्स इन्हें लूट लिया करते हैं या फिर हथियारबंद जो रॉबर्स आते हैं वो शिप के ऊपर हमला कर देते हैं। तो वेस्टर्न इंडियन ओशन में गल्फ ऑफ एडन में, ये देखिए लोकेशन गल्फ ऑफ एडन की है, और रेड सी में इन जगहों पर आर्म्ड रॉबरी या फिर जो पायरेसी है उसे रोकने के उद्देश्य से इस ग्रुपिंग को तैयार किया गया। तो ये जो ग्रुपिंग है इसे स्टैब्लिश किया गया था 2009 में। इसे कोड ऑफ कंडक्ट या फिर जेडाह अमेंडमेंट के नाम से भी जाना जाता है। इसे स्टैब्लिश किया गया था इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन की एजिस में। मेंबर्स 18 मेंबर स्टेट्स हैं इसमें, जिसमें रेड सी, गल्फ ऑफ एडन, जो अफ्रीका का ईस्टर्न कोस्ट है और इंडियन ओशन में जो कुछ आइलैंड कंट्रीज हैं वो इसकी मेंबर हैं। तो चूंकि इंडिया के पास इसकी परमानेंट मेंबरशिप है नहीं
ऑब्जर्वर स्टेटस अभी इंडिया ने ज्वाइन किया है, तो आपको इनके मेंबर नेशंस के नाम याद रखने की आवश्यकता नहीं है। ऑब्जर्वर स्टेटस किसे किसे है? इंडिया को, जापान को, नॉर्वे, यूके और यूएस, इन सभी लोगों को ऑब्जर्वर स्टेटस इस ग्रुपिंग में दिया गया है। नेक्स्ट आर्टिकल फर्स्ट वर्ल्ड सोलर टेक्नोलॉजी समिट के बारे में है। 8 सितंबर को फर्स्ट वर्ल्ड सोलर टेक्नोलॉजी समिट ऑर्गेनाइज किया गया ISA के द्वारा, यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस के द्वारा। अगर बिल्कुल स्पेसिफिकली बात करें, फीकी यानी कि फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ये देखो ISA ग्लोबल लीडरशिप टास्क फोर्स ऑन इनोवेशन का कन्वेनर है। इन्होंने इंटरनेशनल सोलर अलायंस के साथ मिलकर काम किया इस समिट को ऑर्गेनाइज करने के लिए। इस समिट में काफ़ी सारे एग्रीमेंट्स देखने को मिले इंटरनेशनल सोलर अलायंस और दूसरे इंस्टीट्यूशंस के बीच। दूसरे इंस्टीट्यूशंस कौन से? जैसे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रेफ्रिजरेशन, ग्लोबल ग्रीन ग्रोथ इंस्टीट्यूट, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन यानी NTPC। एक 3 पक्षीय एग्रीमेंट भी साइन हुआ। इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, दूसरे नंबर पे वर्ल्ड बैंक और तीसरे नंबर पे इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इन तीनों के बीच में 3 पक्षीय एग्रीमेंट साइन हुआ। इसके अलावा सबसे लास्ट में एक टेक्नोलॉजी जर्नल भी लॉन्च किया गया ISA का, जिसका नाम है सोलर कंपास 360। तो ये हमने फर्स्ट वर्ल्ड सोलर टेक्नोलॉजी समिट के बारे में आर्टिकल डिस्कस किया। चलते हैं आगे। इंपॉर्टेंट आर्टिकल इंडिया UN डेवलपमेंट पार्टनरशिप फंड के बारे में है। क्या कंटेक्स्ट है? इंडिया ने हाल ही में इस इंडिया UN डेवलपमेंट पार्टनरशिप फंड में $15.46 मिलियन कंट्रीब्यूट किए। मकसद क्या है इस कंट्रीब्यूशन का? ताकि देखो डेवलपिंग कंट्रीज़ की मदद की जा सके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को पूरा करने में। ये जो इंडिया UN डेवलपमेंट पार्टनरशिप फंड है, ये एक डेडिकेटेड फैसिलिटी है यूनाइटेड नेशंस फंड फॉर साउथ साउथ कोऑपरेशन के अंतर्गत। इनडायरेक्टली आप कह सकते हो ये जो फंड है ये एक बड़े फंड के अंतर्गत आता है जिसका नाम है यूनाइटेड नेशंस फंड फॉर साउथ साउथ कोऑपरेशन। और इस यूनाइटेड नेशंस फंड फॉर साउथ साउथ कोऑपरेशन को इस्टेब्लिश किया गया था 2017 में। खैर, हम बात करें इंडिया UN डेवलपमेंट पार्टनरशिप फंड के बारे में, इसको सपोर्ट और लीड किया जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा और इस फंड को मैनेज किया जाता है यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर साउथ साउथ कोऑपरेशन के द्वारा। इंप्लीमेंटेशन की बात करें, यूनाइटेड नेशंस सिस्टम के साथ कोलैबोरेट करके इस फंड को इम्प्लीमेंट किया जाता है। एम जैसा हमने डिस्कस किया, डेवलपिंग कंट्रीज़ की मदद करना ताकि वो 2030 से पहले सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव कर सकें। फंड में अभी तक देखो 37 कंट्रीज़ में 36 प्रोजेक्ट्स को अप्रूवल दिया जा चुका है और 9 यूनाइटेड नेशंस एजेंसीज के साथ मिलकर इन प्रोजेक्ट्स को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। लास्ट में ये बोला जाता है इस फंड से काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा और हो रहा है लीस्ट डेवलपमेंट कंट्रीज़ को, लैंडलॉक्ड डेवलपिंग कंट्रीज़ को, और सबसे लास्ट में जो आपको दिख नहीं रहा ये है स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स। इनको सबसे ज़्यादा फायदा होगा इस फंड से। अगला आर्टिकल इंडियन टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन ITEC प्रोग्राम से रिलेटेड है। हाल फिलहाल में हाई कमीशन ऑफ इंडिया ने ढाका के अंदर 56th ITEC डे को ऑब्जर्व किया। 1964 से चला आ रहा ये प्रोग्राम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है। इसके अंतर्गत होता यूँ है कि जितने भी ऐसे डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनको इंडिया असिस्ट करती है डेवलपमेंट में। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इंडिया तो खुद ही अपने आप में डेवलपिंग नेशन है, लेकिन फिर भी जो भी समझ लीजिए इंडिया से थोड़े नीचे लेवल पर डेवलपिंग कंट्रीज़ होती हैं उनका हेल्प करता है। ये पूरा का पूरा प्रोग्राम मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा एडमिनिस्टर किया जाता है और इसकी पूरी फंडिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आती है। शुरुआती दौर में तो ITEC प्रोग्राम बायलैटरल नेचर का हुआ करता था, मतलब 2 देश ही आपस में बात करते थे। लेकिन हाल फिलहाल में ये देखा जा रहा है कि केवल 2 देशों के बीच में नहीं बल्कि रीजनल और इंटर रीजनल कॉन्टेक्स्ट में भी ये बातचीत आगे बढ़ रही है। जैसे कि बहुत सारे ऐसे रीजनल और इंटर रीजनल बॉडीज़ हैं जैसे कि इकोनॉमिक कमीशन फॉर अफ्रीका, कॉमनवेल्थ सेक्रेटेरिएट, यूनिडो मतलब यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, या फिर ग्रुप ऑफ 77। ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स हैं जिनके बीच में भी ITEC प्रोग्राम का यूज़ इंडिया कर रही है। 10,000 से ज़्यादा ट्रेनिंग स्लॉट्स डिसाइड किए जाते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा
और इसमें लगभग 160 पार्टनर कंट्रीज़ हैं जो कि इसमें पार्टिसिपेट करती हैं। और इंडिया उनको देखती है कि भाई आओ हम आपको सिखा देते हैं कुछ चीज़। इसमें अगर आपके यहाँ रूरल डेवलपमेंट के लिए कुछ प्रोग्राम चलाना है तो बताओ, हम हेल्प कर देते हैं। स्मॉल या मार्जिनल इंटरप्राइजेस को डेवलप करना है, उसके लिए हम हेल्प कर देते हैं। आपको अकाउंट्स के लिए कुछ पढ़ाना है, आपको ऑडिटिंग कैसे करते हैं वो सिखाना है, या फिर मैनेजमेंट में या फिर पार्लियामेंट्री अफेयर्स में, ऐसे बहुत सारे काम में अगर इंडिया उनकी हेल्प कर सकती है तो वो ITEC प्रोग्राम के अंतर्गत कर देती है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के अंदर एक नोडल डिवीजन है जिसका नाम है डिवीजन ऑफ डेवलपमेंट पार्टनरशिप एडमिनिस्ट्रेशन, DPA। ये ही सारे ITEC प्रोग्राम्स को हैंडल करता है। जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करता है, सारा देख रेख यही डिवीजन करता है। बात करते हैं कि इस ITEC प्रोग्राम के वेरियस कंपोनेंट्स क्या क्या हैं। सबसे पहला कि जितने भी ITEC पार्टनर कंट्रीज़ हैं उनको सिविलियन और डिफेंस प्रोग्राम्स में ट्रेनिंग देना। साथ ही साथ जो भी प्रोजेक्ट्स ऐसी चीज़ें हैं जैसे कि मान लो अपने यहाँ से कोई एक पढ़ाने वाला इंसान जो हायर लेक्चरर है या फिर किसी बड़े इंस्टीट्यूशन में पढ़ा रहा है, वो बाहर जाके कुछ पढ़ा दें उनको। कुछ इंडियन एक्सपर्ट्स हैं जो कि बाहर उनको डिप्यूटेशन मिल जाती है कि आप कुछ दिन वहाँ पर काम कर लीजिए। स्टडी टूर्स लगते हैं कि बाहर के देश वाले कुछ आ जाएं हमारे कंट्री में, कुछ सीख लें। या फिर ITEC पार्टनर कंट्रीज़ के रिक्वेस्ट पर अगर उनको कुछ गिफ्ट्स और डोनेशंस देने की बात होती है तो भी इंडिया ITEC प्रोग्राम के अंदर करता है। और अगर बाहर की कंट्रीज़ में अगर कोई डिज़ास्टर से रिलेटेड कुछ रिलीफ फंड देने की बात होती है तो इंडिया उसमें भी अपना एड देता है ITEC पार्टनर कंट्रीज़ को। इसके बाद हमारा नेक्स्ट आर्टिकल इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? ईरान ने इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के इंस्पेक्टर्स को एक्सेस दे दी है 2 में से 1 साइट विजिट करने पर, जहां पर 2000s में यानी 2000 से लेकर 2010 के बीच का जो समय था वहां पर अनडिक्लेयर्ड न्यूक्लियर एक्टिविटी हुई थी। हम बात करें इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की, इन्हें एटम्स फॉर पीस एंड डेवलपमेंट भी कहा जाता है। इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1957 में। वैसे तो देखो ये यूनाइटेड नेशंस से अलग ही इस्टेब्लिश हुई थी और इसे इस्टेब्लिश भी यूनाइटेड नेशंस के हेडक्वार्टर में ही किया गया था, लेकिन ये रिपोर्ट करती है यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली को भी और यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल को भी। तो आप यूँ तो नहीं कह सकते कि ये जो IAEA है ये UN का पार्ट है, बट रिपोर्टिंग की जाती है यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली को और यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल को। हेडक्वार्टर वियना, ऑस्ट्रिया में है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी वर्ल्ड की सेंट्रल इंटरगवर्नमेंटल फॉर्म है न्यूक्लियर फील्ड में साइंटिफिक और टेक्निकल कोऑपरेशन के लिए। ये ऑर्गेनाइजेशन मेंबर कंट्रीज के साथ मिलकर काम करती है या फिर दूसरे जो पार्टनर्स हैं उनके साथ मिलकर काम करती है, ये इंश्योर करने के लिए न्यूक्लियर टेक्नोलॉजीज का सेफ, सिक्योर और पीसफुल तरीके से इस्तेमाल हो। न्यूक्लियर एनर्जी के पीसफुल यूज़ को प्रमोट करना और न्यूक्लियर एनर्जी का इस्तेमाल ना हो डिस्ट्रक्शन के लिए, ये काम है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का। टोटल मेंबर्स की संख्या है 171 और इंडिया भी देखो 1957 के बाद से ही मेंबर है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का। ये कुछ प्रोग्राम्स हैं इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के। प्रोग्राम ऑफ एक्शन फॉर कैंसर थेरेपी, ह्यूमन हेल्थ प्रोग्राम, वाटर अवेलेबिलिटी इन्हेंसमेंट प्रोजेक्ट, इंटरनेशनल प्रोजेक्ट ऑन इनोवेटिव न्यूक्लियर रिएक्टर्स एंड फ्यूल साइकिल्स 2000। जो हमारा अगला आर्टिकल है वो इंटरनेशनल कमीशन ऑफ ज्यूरिस्ट ICJ के बारे में है। इंटरनेशनल कमीशन ऑफ ज्यूरिस्ट ने अभी ये कहा कि जो भारत का फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल 2020 है जो पार्लियामेंट ने पास किया, वो इंटरनेशनल लॉ के साथ कंपैटिबल नहीं है, इनकम्पैटिबल है इंटरनेशनल लॉ को लेकर। ICJ के बारे में बात करते हैं। जो ICJ है ये ह्यूमन राइट को लेकर एक NGO है। इट इज़ एन NGO, आई रिपीट, ह्यूमन राइट के मैटर्स को देखता है इंटरनेशनल लेवल पे। इसमें 60 एमिनेंट ज्यूरिस्ट होते हैं, कुछ सीनियर जज होते हैं, अटॉर्नीज होते हैं और एकेडमिक्स से भी कुछ मेंबर्स होते हैं। ये नेशनल और इंटरनेशनल ह्यूमन राइट स्टैंडर्ड्स डिसाइड करते हैं कि किन किन बातों का ध्यान रखा जाए जब कानून बनाया जाए। सो दैट इज ऑल अबाउट इंटरनेशनल कमीशन ऑफ ज्यूरिस्ट। आर्टिकल इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन रोड ट्रैफिक से रिलेटेड है। इसी कन्वेंशन को हम लोग जेनेवा कन्वेंशन ऑन रोड ट्रैफिक के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है जेनेवा कन्वेंशन।
हाल फिलहाल में यूनियन गवर्नमेंट ने अपने स्टेट्स और यूटीज़ को ये एडवाइस दिया है कि भाई जब भी आप लोग इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट इशू कर रहे होगे उसी टाइम पर आप लोग पहले पेज पर अपने इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन रोड ट्रैफिक का स्टैंप लगा दो। ठीक, अब ये इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन रोड ट्रैफिक होता क्या है? नॉर्मली ये एक प्रकार का इंटरनेशनल ट्रीटी है जिसका पर्पस केवल इतना सा है कि हम लोग एक इंटरनेशनल रोड ट्रैफिक के सेफ्टी के लिए कुछ बढ़िया प्लान्स एंड प्रोग्राम्स प्रमोट करते हैं। कुछ यूनिफाइड रूल्स होंगे जो कि इंटरनेशनली सभी लोग फॉलो करेंगे। ये किसके लिए है? रोड ट्रैफिक के लिए है। ठीक है, इस कन्वेंशन के जितने भी कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज़ हैं उनको एक मिनिमम लेवल ऑफ मैकेनिकल और सेफ्टी इक्विपमेंट एड्रेस करना पड़ता है और साथ ही साथ उनको ये भी बताना पड़ता है कि जो भी व्हीकल है उसका ओरिजिन कहाँ से, मतलब कंट्री कौन से कंट्री का ये व्हीकल है, तो एक आइडेंटिफिकेशन मार्क उनको बनाना पड़ेगा। ये कन्वेंशन को प्रिपेयर किया गया था यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस में, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन रोड एंड मोटर ट्रांसपोर्ट, जिसको 1949 में जिनेवा के अंदर हेल्ड किया गया था। ये पूरा कन्वेंशन मार्च 1952 में फोर्स में आ गया। इंडिया इस कन्वेंशन का सिग्नेटरी है, साथ ही साथ 1962 में इंडिया ने इसको रेटिफाई भी कर दिया है। इसी से मिलता जुलता एक और कन्वेंशन है जिसका नाम है वियना कन्वेंशन ऑन रोड सेफ्टी। याद रखना, एक रोड ट्रैफिक से रिलेटेड है और एक रोड सेफ्टी से रिलेटेड है। जो वियना कन्वेंशन है वो इस बारे पर ध्यान देता है कि भाई जितने भी हम लोग रोड साइड्स में सिंबल्स नहीं देखते कि यहाँ पर आगे ब्रेकर है, इनका कलर कोडिंग होता है, या फिर आगे शार्प टर्न है, तो इनकी जो कलर कोडिंग, इनका जो सिंबल्स है वो इंटरनेशनली कॉमन होना चाहिए। इसके लिए वियना कन्वेंशन ऑन रोड सेफ्टी है। ठीक है, दोनों में डिफरेंस है। यहाँ पर 66 कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज़ हैं जिसके अंदर यूरोप, अफ्रीका, मिडिल ईस्ट, एशिया, लैटिन अमेरिका ये सब आते हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि वियना कन्वेंशन ऑन रोड सेफ्टी के अंदर इंडिया सिग्नेटरी नहीं है, इसीलिए ये हमारे लिए नहीं है। लेकिन फिर भी कंफ्यूज करने के लिए यूपीएससी आपसे ऐसा कुछ पूछ सकता है। ठीक है, तो इस पर आप ध्यान देना। दो चीज़ें हैं, एक जिनेवा कन्वेंशन ऑन रोड ट्रैफिक है और एक वियना कन्वेंशन ऑन रोड सेफ्टी है। आर्टिकल है वो यूएन कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन UNCSW के बारे में है। देखिए, हाल ही में इंडिया जो है वो CSW यानी कि कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन के मेंबर के रूप में चुना गया। ये जो CSW है, या आप इसे UNCSW भी बोल सकते हैं, कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन, ये एक बॉडी है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल की, यानी कि इकोसॉक की। इकोसॉक ऑर्गन है यूनाइटेड नेशंस का। देखिए, यूनाइटेड नेशंस के 6 स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स हुआ करते थे, यद्यपि अभी तो केवल 5 ही फंक्शनल हैं, जिनमें एक है यहाँ पर सबसे पहले तो जनरल असेंबली, उसके बाद यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल, यानी कि ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, तीसरा है इसका सेक्रेटेरिएट, चौथा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, पांचवा इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। तो ये है इकोसॉक जिसकी हम बात कर रहे हैं। ये ऑर्गन है किसका? यूनाइटेड नेशंस का। 6 ऑर्गन्स में से एक ये है, और जो छठा है वो है काउंसिल ऑफ ट्रस्टीशिप, या इसे ट्रस्टीशिप काउंसिल भी कहा जाता है। राइट नाउ ये फंक्शनल नहीं है क्योंकि इसका उद्देश्य कुछ और था। पहले कुछ ऐसी कंट्रीज़ थी जो पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट नहीं थी। वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप को बिल्ड करने के लिए, जब तक कि वो अपने एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एबल ना हो जाएं या कंफर्टेबल ना हो जाएं, तब तक उनका एडमिनिस्ट्रेशन यूनाइटेड नेशंस को सौंपा जाता था। और इन दैट केस ये काम यूनाइटेड नेशंस का जो ऑर्गन करता था वो था ट्रस्टीशिप काउंसिल। क्योंकि अब ऐसा कोई देश है नहीं जहाँ का गवर्नेंस या वहाँ का जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो यूनाइटेड नेशंस को मैनेज करना पड़े, तो इस काउंसिल ऑफ ट्रस्टीशिप के पास अब कुछ खास काम है नहीं। तो जो फंक्शनल ऑर्गन्स हैं वो तो 5 ही हैं, बट जो टोटल ऑर्गन्स हैं यूनाइटेड नेशंस के वो तो 6 हैं। तो यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं वो इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल की बात कर रहे हैं, यानी कि इकोसॉक के बारे में हम बात कर रहे हैं। और इकोसॉक की ही एक बॉडी है कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन, जिसके मेंबर के रूप में अभी इंडिया को इलेक्ट किया गया है। देखिए, जो CSW है ये एक प्रिंसिपल ऑर्गन है या प्रिंसिपल ग्लोबल इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है। मतलब यहाँ पर जो विभिन्न देशों की सरकारें हैं वो आपस में मिलकर काम करती हैं। ये पूरी तरीके से डेडिकेटेड है जेंडर इक्वलिटी और वुमेन एम्पावरमेंट के लिए। मेल फीमेल के बीच में इक्वलिटी हो और महिलाओं की स्थिति को बेहतर किया जाए, ये प्रयास किया जाता है इस बॉडी के द्वारा। इस बॉडी को स्टैब्लिश किया गया था 1946 में, और ये एक फंक्शनल कमीशन है इकोसॉक का। ये बात हम पहले भी कर चुके हैं, जो कि UN का एक मेन ऑर्गन है, यूनाइटेड नेशंस का एक मेन ऑर्गन है। हेडक्वार्टर इसका न्यूयॉर्क में है, USA में।
ये वुमेन राइट को प्रमोट करने का काम करता है, मतलब उनके अधिकार सुरक्षित रहें, सुनिश्चित करें, ये काम ये बॉडी करती है। और वुमेन अपनी जीवन में किस प्रकार की वास्तविकताओं को फेस कर रही हैं, जैसे ऐसा कहा जाता है कि वुमेन आर फेसिंग अ काइंड ऑफ ग्लास सीलिंग। ग्लास सीलिंग का मतलब ये होता है कि उन्हें ऐसा लगेगा कि आसमान खुला है, वहाँ पर वो जाके उड़ सकती हैं, फ्लाई कर सकती हैं, लेकिन जब वो कोशिश करेंगी उस छत से बाहर निकलने का, दे विल फील अ बैरियर। वो शीशे का होगा, देख के तो नहीं लगेगा कि ये बैरियर है, बट वो है। तो वुमेन ग्लास सीलिंग फेस करती हैं। तो जो रियलिटी है, मतलब वैसे तो बड़ी बड़ी बातें होती हैं कि वुमेन को काफ़ी आज़ादी है, वो काफ़ी अच्छा कर रही हैं, बट जो रियलिटी है उसे हाईलाइट करने का जो काम है वो ये बॉडी करती है पूरी दुनिया में। और जो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स हैं जेंडर इक्वलिटी के लिए या वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, उन्हें सेव करने की कोशिश करती है। 45 मेंबर स्टेट्स जो यूनाइटेड नेशंस के हैं वो एक बार में इस कमीशन के मेंबर के तौर पे काम करते हैं। बात अगर UNCSW की हो रही है तो UN वुमेन के बारे में भी बात कर लेते हैं। UN वुमेन को 2010 में इस्टेब्लिश किया गया था। ये यूनाइटेड नेशंस की एक एंटिटी है, ये भी जेंडर इक्वलिटी और वुमेन एम्पावरमेंट के लिए ही काम करती है। अगला आर्टिकल हमारा WHO सीयर से रिलेटेड है। हाल फिलहाल में थाईलैंड के अंदर में 73rd सेशन कंडक्ट किया गया WHO सीयर का। सबसे पहली बार जब वर्ल्ड हेल्थ असेंबली 1948 में की गई थी, उसी के अंतर्गत WHO सीयर का निर्माण हुआ था। बेसिक ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करें तो एपिडेमियोलॉजिकल चैलेंजेस जितने भी आते हैं या फिर डेमोग्राफिक चैलेंजेस जितने आते हैं, उनको एड्रेस करने का काम करती है WHO सीयर। अब ये एपिडेमियोलॉजिकल चैलेंजेस क्या होते हैं, आप इसके लिए समझिए कि एपिडेमियोलॉजी क्या होता है। तो ये एक प्रकार की साइंटिफिक स्टडी है जिसके अंदर हम लोग आजकल के जैसे महामारी का सिचुएशन है ना, ऐसे कोई भी महामारी का सिचुएशन होता है तो उनके ऊपर हम साइंटिफिक स्टडी कंडक्ट करते हैं, उसी को एपिडेमियोलॉजी बोलते हैं। और इस समय काल में जितने भी चैलेंजेस आते हैं उनको एपिडेमियोलॉजिकल चैलेंजेस बोलते हैं। तो इन सभी चीज़ों को एड्रेस करने का काम WHO सीयर करती है। बात करें कि साउथ ईस्ट एशिया रीजन में कौन कौन से कंट्रीज आते हैं WHO सीयर के अंदर में, तो आप याद रखना कि इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, श्रीलंका, मालदीव्स, इंडोनेशिया और यहां पर ऊपर एक नॉर्थ कोरिया और दूसरा यहां पर तिमोर लेस्ते। इतने कंट्रीज हैं जो कि WHO सीयर के अंतर्गत आते हैं। बात करें कि इनके प्रोग्राम्स कौन से हैं, तो इनके 8 फ्लैगशिप प्रायोरिटीज हैं इन साउथ ईस्ट एशिया रीजन में, जैसे कि मिसल्स और रूबेला को एलिमिनेट कर देना, जितने भी नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस हैं उनको कम करना या प्रिवेंट करना, जो भी हमारा मैटरनल मोर्टेलिटी रेट होता है, अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट होता है या फिर नियोनैटल मोर्टेलिटी रेट होता है, उनको कम करना। नियोनैटल यहाँ पर जो है, नियोनैटल पीरियड जो होता है वो शिशु के जन्म से 28 दिन तक काउंट किया जाता है। अगर इन 28 दिनों में शिशु की मौत हो जाती है तो उसको नियोनैटल मोर्टेलिटी कहा जाता है। साथ ही साथ ह्यूमन रिसोर्सेज और उनके हेल्थ के लिए जो भी एसेंशियल मेडिसिन हैं उनका प्रॉपर यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज है कि नहीं, मेडिसिन समय पर उन तक पहुंच पा रही हैं कि नहीं, अवेलेबिलिटी है कि नहीं, इन सब पर भी बात करता है। एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस डेवलप करने की बात करता है, उनसे उनको कम्बैट करने की कोशिश करता है। जितने भी इमरजेंसी सिचुएशन में हमारे रिस्क मैनेजमेंट्स होते हैं उनकी कैपेसिटी कितनी है और आगे कैसे बढ़ाया जा सकता है, उनके ऊपर भी WHO सीयर बात करता है। और साथ ही साथ टीबी को खत्म करने के लिए जितने भी एक्सेलरेटेड एफर्ट्स हैं उन पर भी ध्यान देता है। और ऐसे जो भी ट्रॉपिकल डिसीज, आप देखोगे कि ये कंट्रीज ट्रॉपिकल रीजन में आ रही है, तो ऐसे ट्रॉपिकल डिसीजेस को हम कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं उनके ऊपर भी चर्चा करता है। नेक्स्ट आर्टिकल, इंडिया मालदीव्स बायलैटरल रिलेशंस। इंडिया और मालदीव्स के बीच में एक और पॉजिटिव डेवलपमेंट हुई है जिसमें इंडिया ने प्रॉमिस किया है टू बिल्ड द लार्जेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जिसकी वर्थ लगभग $500 मिलियन की है और ये प्रोजेक्ट मालदीव्स में बनाया जाएगा। पहले तो मालदीव्स की लोकेशन देख लें आप। ये है आपका इंडिया। इंडिया के लेफ्ट साइड पे आप देख रहे होंगे ये थोड़े थोड़े डॉट्स, ब्लू डॉट्स, जो कि आइलैंड्स बता रहे हैं। ये कौन से आइलैंड्स है? ये लक्षद्वीप के आइलैंड्स है। लक्षद्वीप के लास्ट जो आइलैंड है इसको कहते हैं मिनिकॉय आइलैंड। मिनिकॉय के बाद में एक लाइन जाती है, एक 9 डिग्री चैनल जाता है। इसके बाद में आपको मिलेगा माले, यानी मालदीव्स का कैपिटल है माले। देखिए इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है, मिनिकॉय आइलैंड और माले के बीच में कौन से डिग्री चैनल है? इट्स अ 9 डिग्री चैनल ना। इस तरह से बहुत सारे प्रोजेक्ट्स, डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स हैं, लेकिन सबसे बड़ा यहाँ पर है $500 मिलियन का ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट, जिसको आप GMCP से भी जान सकते हैं।
और ये प्रोजेक्ट मालदीव्स का सबसे बड़ा एवर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट होगा। इसमें योगदान भारत के द्वारा दिया जा रहा है। इसी के बारे में हम और बात करें तो यहाँ पर देखिए, आउट ऑफ 500 मिलियन यूएस डॉलर, 100 मिलियन यूएस डॉलर इंडिया ने ग्रांट दी है। ग्रांट यानी फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया है, जो कि पैसे वापस नहीं मिलेंगे इंडिया को, इन्होंने दान कर दिया है। और 400 मिलियन डॉलर ये लाइन ऑफ क्रेडिट बताई गई है इंडिया के द्वारा। लाइन ऑफ क्रेडिट क्या होती है? अब लाइन ऑफ क्रेडिट में कुछ पैसा उठा के रख देते हैं एक कंट्री के नाम पे। अब ये कंट्री चाहे तो ये लाइन ऑफ क्रेडिट में से जितना चाहे उतना पैसा निकाल सकती है, जब चाहे तब इंडिया से मांग सकती है, टिल दे रीच द लिमिट ऑफ यूएस डॉलर 400 मिलियन। इस तरह से पहले भी दिया था इंडिया ने। 2018 में 800 मिलियन यूएस डॉलर इंडिया ने एलओसी दी थी मालदीव्स को, और फिर आगे भी दे रहे हैं 400 मिलियन डॉलर की। और ये जो लार्जेस्ट सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है कि ये मालदीव्स के बीच में जो आपसी आइलैंड्स है, जैसा कि विलिंजिली, थिलाफुशी, गुलीफाहू, इन सबको आपस में कनेक्ट करेगा। गुलीफाहू, इसमें देखिए इंडिया ने ऑलरेडी एलओसी दे दी है और यहाँ पे काम भी चल रहा है, जिसके तहत वहां पर एक बंदरगाह यानी पोर्ट बनाया जाएगा। और थिलाफुशु में एक इंडस्ट्रियल जोन बनाया जा रहा है। इन सभी में आपसी कनेक्टिविटी को बेहतर करेगा ये वाला प्रोजेक्ट, जो कि सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, भारत के द्वारा यहाँ पर बनाया जा रहा है। ये सारे डेवलपमेंट्स भारत क्यों करना चाह रहा है? देखिए, कोविड-19 की वजह से बहुत सारे इम्पैक्ट्स देखने को मिले हैं, निगेटिव इम्पैक्ट्स इनफैक्ट, जो कि इकोनॉमिक पे भी असर दिखता है इसका। अब इंडिया ये चाह रहा है कि मालदीव्स के लिए, जो कि हमारा पड़ोसी देश है, उसके लिए कुछ ना कुछ मदद मुहैया कराए। तो इंडिया ने सोचा कि कनेक्टिविटी मेजर्स वहाँ पे लेंगे और इस तरह से मालदीव्स की मदद हो जाएगी। और इसमें बेसिकली एक ब्रिज बनाया जाएगा जो कि 6.7 किलोमीटर्स लॉन्ग होगा। इसके बाद सेकेंड इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट जो कि यहाँ पर हुई है, वो हुई है द अनाउंसमेंट ऑफ एयर बबल। एयर बबल के बारे में आपने सुना ही होगा। इंडिया ने प्रीवियस मंथ्स में एयर बबल अग्रीमेंट बहुत सारे देशों के साथ साइन किया है, जिनमें से यूएसए, फ्रांस, जर्मनी, यूके इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं। एयर बबल का मतलब क्या है कि कोविड-19 के चलते इन कंट्रीज के साथ जो इंटरनेशनल फ्लाइट्स है उसकी आवाजाही हो सके, इसीलिए यह अग्रीमेंट को साइन किया है इंडिया ने। अब साउथ एशिया में इंडिया ने अपना पहला एयर बबल अनाउंस कर दिया है, और ये पहला एयर बबल अनाउंस किया गया है मालदीव्स के साथ, जो कि साउथ एशिया में आती है, करेक्ट। इसके थ्रू क्या होगा? एक तो लोगों का आना जाना आसान हो जाएगा, और इकोनॉमिक एक्टिविटी जो पोस्टपोन हो गई थी, जो पॉज हो गई थी, उसको फिर से रिज्यूम कर दिया जाएगा। इतना ही नहीं, टूरिज्म में, मेडिकल इमरजेंसीज के लिए या इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए ये सारे काम रिज्यूम किए जा सकते हैं ये ब्रिज की सहायता से, और ये अग्रीमेंट की सहायता से, एयर बबल अग्रीमेंट। और तीसरी चीज, इंडिया ने हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट भी साइन किया है। हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स या HICDPs क्या होता है? ये एक प्रोजेक्ट है जो हाई लेवल ऑफ कम्युनिटी इम्पैक्ट और पार्टिसिपेशन लाइवलीहुड के एरिया में, या इनकम जनरेशन के एरिया में, या हेल्थ में, या एजुकेशन, जेंडर एंड चाइल्ड एम्पावरमेंट, स्पोर्ट्स एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट एरिया में देखने को मिलती है। तो ये देखिए, ऐसा नहीं कि इंडिया ने सिर्फ मालदीव से साइन किया है इस तरह का अग्रीमेंट HICDPs, दूसरे अलग नेशंस के साथ भी इंडिया ने साइन किया है HICDPs, जैसा कि अफगानिस्तान, भूटान एटसेट्रा। इंडियाज आउटरीच टू इंडियन ओशन नेशंस ड्यूरिंग कोविड-19 पैंडेमिक। इंडिया ने किस तरह से इंडियन ओशन में जाके अपने पड़ोसी देश की मदद की है? देखिए, इंडिया ने तो लॉन्च किया था मिशन सागर, आपको पता ही होगा, टू प्रोवाइड असिस्टेंस टू इंडियन ओशन रीजन नेशंस, जैसा कि मालदीव एक है, मॉरिशियस है, मदागास्कर है, सेचेल्स है, कोमोरोस है। इन सबको इंडिया ने INS केसरी के सहायता से फूड आइटम्स और कोविड रिलेटेड जो भी मेडिसिन इंडिया पहुंचा सकता था उनको पहुंचाया है। ये देखिए, पहले से प्राइम मिनिस्टर का विजन भी था, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, सो कॉल्ड सागर। इंडिया अकेला ग्रोथ हासिल नहीं करना चाह रहा, इंडिया अकेला डेवलप कंट्री नहीं बनना चाह रहा, कि इंडिया इनके साथ साथ जो भी है सबको लेकर डेवलपमेंट की ओर बढ़ना चाह रहा है। सागर के बारे में, सागर विजन के बारे में हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने 2015 में बताया था कि इस तरह से मेरा विजन है, जो कि कलेक्टिव एक्शन करेगा और कलेक्टिव कोऑपरेशन करेगा टू एडवांस पीस एंड सिक्योरिटी एंड रेस्पॉन्ड टू इमरजेंसीज। नेक्स्ट आर्टिकल, इंडिया वियतनाम रिलेशंस।
इंडिया और वियतनाम ने 17th मीटिंग बुलाई थी, जो कि बायलैटरल जॉइंट कमीशन होगा ट्रेड के ऊपर, इकोनॉमिक के ऊपर, साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशन के ऊपर। वियतनाम इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडिया का विजन क्या है? एक्ट ईस्ट पॉलिसी। वियतनाम एक कोर पार्टनर साबित हो गया है इंडिया के लिए इन एशियान जो कि एसोसिएशन फॉर साउथ ईस्ट एशियन नेशंस है, इनमें से एक कोर पार्टनर इंडिया का वियतनाम है और एक क्रिटिकल पार्टनर भी है इन लुक एंड एक्ट ईस्ट पॉलिसी। इन दोनों का एम ये है, लुक एंड एक्ट ईस्ट पॉलिसी का एम ये है कि जो भी पहले पुराने ज़माने में हिस्टोरिकल टाइज थे इंडिया के वियतनाम के साथ या फिर साउथ ईस्ट या ईस्ट एशिया कंट्रीज के साथ, उसको वापस इंट्रोड्यूस कर सके। सेकेंड, टू कंटेन चाइना, वियतनाम हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। वियतनाम, ड्यू टू इट्स क्रिटिकल जियो स्ट्रैटेजिक लोकेशन इन द नेबरहुड ऑफ चाइना, होल्ड्स द की टू एनी फ्यूचर स्ट्रैटेजी टू कंटेन द हेजिमोनिक राइज ऑफ चाइना। चाइना का जो हेजिमोनी हो रहा है, एस्टैब्लिश हो रहा है साउथ चाइना सी में या फिर ये रीजन में, मलाक्का स्ट्रेट के रीजन में, उसको कंटेन करने के लिए वियतनाम हमारे लिए जियो स्ट्रैटेजिक लोकेशन है। तीसरा, इकोनॉमिक और डिफेंस के लिए भी वियतनाम इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। इंडिया और वियतनाम ने अग्री किया है न्यू मोमेंटम के लिए टू देयर इकोनॉमिक एंड डिफेंस इंगेजमेंट और एक्सप्लोर क्लोजर कोऑपरेशंस इन सिविल न्यूक्लियर एनर्जी, स्पेस, मराइन साइंसेस, न्यू टेक्नोलॉजीज। इसके सबके लिए इंडिया ने, वियतनाम ने, दोनों ने अग्रीमेंट साइन किया है। कोऑपरेशन एट मल्टीलैटरल एंड रीजनल फोरम्स इंक्लूडिंग एट द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल where both are elected to be non-permanent members in 2021। और इन दोनों के व्यूज एक दूसरे से कन्वर्ज होते हैं, मिलते हैं ऑन मेनी ग्लोबल एंड रीजनल इश्यूज। तो ये इंडिया का साथ दे रहा है एज ए नॉन परमानेंट मेंबर इन द यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल। और यूएनएससी में 15 मेंबर्स होते हैं, जिनमें से 5 परमानेंट होते हैं और 10 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं। इंडिया और वियतनाम दो भी नॉन परमानेंट मेंबर्स में आते हैं और दोनों के व्यूज जो हैं कन्वर्ज होते हैं, एक दूसरे के साथ मिलते हैं। और भी देखिए, इंडिया पैसिफिक ओशंस इनिशिएटिव। देखिए, जब ईस्ट एशिया समिट हुई थी थाईलैंड में नवंबर 2019 में, प्राइम मिनिस्टर ने इंडो पैसिफिक ओशंस इनिशिएटिव भी लॉन्च किया है। ये इनिशिएटिव 7 पिलर्स के सेंटर्ड है और ये 7 पिलर्स क्या है? मैरीटाइम सिक्योरिटी, मैरीटाइम इकोलॉजी, मैरीटाइम रिसोर्सेस, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड रिसोर्स शेयरिंग, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन एंड मैनेजमेंट, साइंस टेक्नोलॉजी एंड एकेडमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड कनेक्टिविटी एंड मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट। तो इस तरह से ये 7 पिलर्स रिवॉल्व करते हैं इंडिया पैसिफिक ओशंस इनिशिएटिव। तो ये बहुत अच्छा कदम है डेवलपमेंट की ओर। इंडिया बहुत ज़्यादा अच्छा कर रहा है। इंडिया ना कि अपने डेवलपमेंट के बारे में सोच रहा है, बल्कि नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी जो है इंडिया का, जो विजन है, उसके ऊपर भी इंडिया चल रहा है। तो आज के इस सेशन में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।